नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान के जैव प्रक्रम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, जैव प्रक्रम, ये साइंस की जान है और आपके एग्जाम की भी। इसमें से सवाल आते ही आते हैं और अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो फुल मार्क्स पक्के हैं। मैं यहाँ कोई बकवास करने नहीं आया, सीधा मुद्दे की बात करेंगे, वो सवाल जो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिला सकते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि अब जो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा वो आपको हिलाकर रख देगा, लेकिन अच्छे तरीके से। तैयारी ऐसी करनी है कि एग्जामिनर भी बोले, वाह क्या तैयारी है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए देखते हैं आज के पिटारे में क्या है। एक एक सवाल को ऐसे समझेंगे जैसे वो कोई टास्क हो और उसे पूरा करके ही दम लेंगे। तो दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? अब यह वाष्पोत्सर्जन क्या बला है? सीधी भाषा में कहें तो पौधों का पानी बाहर निकालना। जैसे हमें गर्मी लगती है तो पसीना आता है, वैसे ही पौधे भी अपने अंदर का फालतू पानी बाहर फेंकते हैं। ये उनके लिए बहुत जरूरी प्रक्रिया है, समझे? इसके बिना उनका काम नहीं चलता। जैसे हमारे घर में बिना पंखे के गर्मी में हाल बेहाल हो जाता है, वैसे ही पौधों को भी इस प्रक्रिया की सख्त जरूरत होती है। ये उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है, इसे हल्के में मत लेना। अब सोचिए, पौधे के इतने सारे भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, तो ये पानी आखिर निकलता कहाँ से है सबसे ज्यादा? क्या जड़ों से निकलता है जो मिट्टी में होती है, या तने से जो पौधे को सीधा खड़ा रखता है, या फिर फूलों से जो इतने सुंदर दिखते हैं? दिमाग पर जोर डालिए, क्योंकि सही जवाब जानना बहुत जरूरी है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप स्टूडेंट टॉक पर हैं और यहाँ हर कंफ्यूजन का हल मिलता है, वो भी सीधे और सरल तरीके से। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, पत्ता। जी हाँ, पौधों की पत्तियां ही वो मुख्य जगह हैं जहां से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सबसे ज्यादा होती है। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं छेदों से पानी भाप बनकर उड़ जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे हमारे स्किन पर पोर्स होते हैं। तो याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन और पत्ता, इनका गहरा रिश्ता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे चाय और बिस्किट का साथ होता है, बिल्कुल वैसे ही। ये प्रक्रिया पौधों के लिए बहुत फायदेमंद है। एक तो इससे पौधे ठंडे रहते हैं, उन्हें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। दूसरा, इसी प्रक्रिया की वजह से जड़ों से पानी ऊपर की तरफ खींचता है, पत्तियों तक पहुंचता है। अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पानी ऊपर कैसे चढ़ेगा? ये एक तरह का सक्शन फोर्स पैदा करता है। तो देखा कितना महत्वपूर्ण काम करती हैं ये छोटी छोटी पत्तियां। ये सिर्फ हरी भरी दिखने के लिए नहीं होती, इनके काम भी बड़े होते हैं। तो इस जानकारी को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। तो इस सवाल का जवाब लॉक किया जाए, पत्ता। एग्जाम में अगर ये सवाल आए तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी डाउट के सीधा पत्ता पर निशान लगा देना या लिख देना। पूरे नंबर मिलेंगे, गारंटी है मेरी। ये वो बेसिक सवाल है जिसको गलत करने का मतलब है आपने चैप्टर को ठीक से समझा नहीं। लेकिन अब मुझे उम्मीद है ये आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, तैयार रहिएगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं दूसरे सवाल पर। यह सवाल जुड़ा है हमारे शरीर से, हमारे खून से। सवाल है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है और ऑप्शन में आपको कुछ वैल्यूज दी होंगी, लेकिन सही जवाब है 20 मिलीग्राम। अब ये mg क्या है? ये मिलीग्राम को दर्शा रहा है। आमतौर पर यह मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में मापी जाती है, तो इसे 20 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर mg/dl भी समझ सकते हैं। लेकिन आपके प्रश्न के अनुसार हम 20 मिलीग्राम पर फोकस करेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे खून में क्या क्या घूम रहा है। पहले तो ये समझते हैं कि ये यूरिया आखिर है क्या चीज। देखिए, जब हम प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं, जैसे दाल, अंडे, मांस, तो हमारे शरीर में प्रोटीन टूटता है। इस टूटने की प्रक्रिया में कुछ बेकार चीजें भी बनती हैं और उन्हीं में से एक है अमोनिया, जो बहुत जहरीला होता है। हमारा लीवर बहुत चालाक है, वो इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, जो कम जहरीला होता है। फिर ये यूरिया खून में मिल जाता है। तो एक तरह से ये हमारे शरीर का मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसे शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। अब सवाल ये है कि खून में इसकी सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए? अगर ये मात्रा सामान्य से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। हो सकता है कि हमारी किडनियां, जो खून को साफ करने का काम करती हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रही हो, या फिर शरीर में पानी की कमी हो, या हम प्रोटीन बहुत ज्यादा खा रहे हो और शरीर उसे ठीक से प्रोसेस न कर पा रहा हो।
इसलिए डॉक्टर जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें यूरिया का लेवल जरूर चेक करते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण सूचक है। हमारी किडनियां यानी वृक्क वो सुपर हीरो हैं जो इस यूरिया को खून से छानकर अलग करती हैं और पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देती हैं। अगर किडनियां फेल हो जाएं तो खून में यूरिया का लेवल बहुत बढ़ जाता है, जो शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए अपनी किडनियों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खूब पानी पीजिए और स्वस्थ खाना खाइए। ये छोटी छोटी बातें ही हमें BD-DD बीमारियों से बचाती हैं, समझे ना? तो इस सवाल का सीधा और सटीक जवाब है 20 मिलीग्राम, जैसा आपके प्रश्न में दिया गया है। इस आंकड़े को याद कर लीजिए। ये एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में यूरिया की औसत मात्रा को दर्शाता है। परीक्षा में अगर ये सवाल आता है तो आपको बिना किसी कंफ्यूजन के यही जवाब लिखना है। ये छोटी छोटी जानकारियां ही आपको दूसरों से आगे रखती हैं, तो इसे अपने नोट्स में बड़े अक्षरों में लिख लीजिए ताकि रिवीजन के समय आसानी से दिख जाए। अब तैयार हो जाइए तीसरे सवाल के लिए, जो जुड़ा है ऊर्जा और श्वसन से। सवाल है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? इसका जवाब है 60%। चौंक गए ना? जी हां, जब हम सांस लेते हैं और हमारे शरीर में भोजन से ऊर्जा बनती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा गर्मी के रूप में निकल जाता है। यह कोई मामूली बात नहीं है, इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। पहले तो ये समझिए कि श्वसन या रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना नहीं है। ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़कर ऊर्जा पैदा करती हैं। ये ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा होती है, जिसे हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। इसी एटीपी का इस्तेमाल हम अपने सारे काम करने में करते हैं, चलना, बोलना, सोचना, यहाँ तक कि पलकें झपकाना भी। तो श्वसन हमारे जीवन का आधार है, बिना इसके हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। लेकिन जब ये ऊर्जा बनती है तो सारी की सारी एटीपी में नहीं बदलती। जैसे कोई मशीन चलती है तो गर्म हो जाती है, वैसे ही हमारे शरीर में भी जब ये ऊर्जा उत्पादन का काम होता है तो कुछ ऊर्जा गर्मी के रूप में बाहर निकलती है। ये ऊर्जा हमारे किसी सीधे काम तो नहीं आती, लेकिन ये बेकार भी नहीं जाती। यही गर्मी हमारे शरीर के तापमान को लगभग 37 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखने में मदद करती है, जो हमारे शरीर के एंजाइमों और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए जरूरी है। सोचिए, अगर ये गर्मी न निकले तो क्या होगा, या अगर बहुत कम निकले, हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो ये जो 60% ऊर्जा ताप के रूप में निकल रही है, ये एक तरह से जरूरी भी है, भले ही वो सीधे तौर पर हमारे चलने फिरने में इस्तेमाल न हो। ये प्रकृति का डिजाइन है और हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है। इस प्रक्रिया को समझना विज्ञान की खूबसूरती को दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा सिस्टम चलाती हैं। तो इस सवाल का जवाब कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है 60%। इसे गांठ बांध लीजिए। ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि ऊर्जा का इतना बड़ा हिस्सा गर्मी में बदलता है तो आपको ये भी समझ आता है कि हमें लगातार भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है ऊर्जा के लिए। तो इस 60% को भूलना नहीं, ये आपके मार्क्स बढ़ा सकता है। चौथा सवाल, किडनी का काम क्या है? चलिए अब चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल भी हमारे शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग से जुड़ा है। सवाल है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, और इसका सही जवाब है उत्सर्जन। वृक्क यानी किडनी और उत्सर्जन यानी शरीर से बेकार चीजों को बाहर निकालना। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि हमारी किडनियां हमारे लिए कितनी जरूरी हैं। ये हमारे शरीर की सफाई कर्मचारी हैं जो दिन रात बिना रुके काम करती रहती हैं। उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर का वो सिस्टम है जो शरीर में बनने वाले हानिकारक और फालतू पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। अगर ये पदार्थ शरीर में जमा होते रहे तो जहर बन सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं, यहाँ तक कि जान भी ले सकते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र का सही तरीके से काम करना हमारे जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें मुख्य भूमिका निभाती हैं हमारी किडनियां, जो सेम के बीज के आकार की होती हैं और हमारी पीठ की तरफ कमर के पास स्थित होती है। हमारी किडनियां खून को छानने का काम करती हैं। खून में जो भी फालतू चीजें होती हैं, जैसे यूरिया जिसके बारे में हमने पहले बात की थी,
अतिरिक्त नमक और अतिरिक्त पानी, उन सबको किडनियां खून से अलग कर देती हैं। फिर ये फालतू चीजें पानी में घुलकर पेशाब बनाती हैं, जो मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में जमा होता है और फिर समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये एक अद्भुत फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कुदरत ने हमें दिया है। सोचिए, अगर आपकी किडनियां ठीक से काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? खून में जहरीले पदार्थ जमा होने लगेंगे, शरीर में सूजन आ जाएगी और धीरे धीरे शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देंगे। इसीलिए किडनी की बीमारियों से बचना बहुत जरूरी है। अच्छा खान पान, भरपूर पानी पीना और नियमित व्यायाम आपकी किडनियों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। ये बातें सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए याद रखने वाली है। तो इस सवाल का जवाब कि मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है, वो है उत्सर्जन तंत्र या सिर्फ उत्सर्जन। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। किडनी का मुख्य काम है फिल्ट्रेशन और वेस्ट रिमूवल, जो कि उत्सर्जन प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। ये सवाल अक्सर घुमा फिराकर पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो किडनी मतलब उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब किडनी, ये कनेक्शन दिमाग में बिठा लीजिए। पांचवा सवाल, पौधों से पानी का निकलना। फिर से दोस्तों, पांचवा सवाल थोड़ा जाना पहचाना लग सकता है, लेकिन इसे पूछने का तरीका अलग है। ध्यान से सुनिए। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है, और इसका जवाब, जैसा कि आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे, वो है वाष्पोत्सर्जन। वायवीय भाग मतलब वो हिस्से जो हवा के संपर्क में रहते हैं, जैसे पत्तियां और कुछ हद तक तने भी। और जल का निष्कर्ष मतलब जल का बाहर निकलना। तो ये वही प्रक्रिया है जिसके बारे में हमने पहले सवाल में बात की थी। कभी कभी एग्जामिनर एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग शब्दों में पूछकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आपके फंडे क्लियर हैं तो आपको कोई नहीं फंसा सकता। यहां वायवीय भागों से जल का निष्कर्ष का सीधा सीधा मतलब है कि पानी भाप बनकर उड़ रहा है, और ये प्रक्रिया पौधों में वाष्पोत्सर्जन ही कहलाती है। ये पौधों के लिए एक तरह से सांस लेने जैसा है, जिससे वो अतिरिक्त पानी और गर्मी से छुटकारा पाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, ये प्रक्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में मौजूद रंध्रों स्टोमेटा के द्वारा होती है। ये रंध्र दिन के समय खुलते हैं जब प्रकाश संश्लेषण हो रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेनी होती है, और इसी समय पानी भी भाप बनकर बाहर निकलता है। रात में आमतौर पर ये रंध्र बंद हो जाते हैं, जिससे पानी का नुकसान कम होता है। देखिए, पौधे भी कितने समझदार होते हैं, पानी बचाने का तरीका जानते हैं। ये सब प्रकृति का संतुलन है। वाष्पोत्सर्जन की दर कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे तापमान, हवा, रोशनी और मिट्टी में पानी की उपलब्धता। अगर गर्मी ज्यादा होगी, हवा तेज चलेगी या रोशनी तेज होगी तो वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा होगा। और अगर मिट्टी में पानी कम होगा तो पौधे अपने रंध्र बंद कर लेते हैं ताकि पानी बचाया जा सके। ये पौधों का एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है, जो उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में भी जीवित रहने में मदद करता है। तो इस सवाल का जवाब है वाष्पोत्सर्जन। इसे अच्छी तरह से याद कर लें और कंफ्यूज न हो अगर इसे अलग शब्दों में पूछा जाए। जल का निष्कर्ष, पानी का भाप बनकर उड़ना, पत्तियों से जलहानि, ये सब वाष्पोत्सर्जन की ओर ही इशारा करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर आधारित कई तरह के सवाल बन सकते हैं। तो इसे अपने दिमाग की हार्ड डिस्क में सेव कर लीजिए परमानेंटली। छठा सवाल, ऊर्जा बनाने वाली प्रक्रिया का नाम। अब हम पहुंच गए हैं छठे सवाल पर। यह भी ऊर्जा से ही जुड़ा है, जो कि जीवन का आधार है। सवाल है वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है, और इसका सीधा, सरल और सटीक जवाब है श्वसन। जी हाँ दोस्तों, श्वसन ही वो जादुई प्रक्रिया है जिससे हमारे शरीर को काम करने की शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। बिना ऊर्जा के तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते, एक शब्द भी नहीं बोल सकते। श्वसन को अक्सर लोग सिर्फ सांस लेने से जोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। लेकिन ये तो सिर्फ बाहरी श्वसन है, जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। असली श्वसन तो हमारी कोशिकाओं के अंदर होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें भोजन से प्राप्त ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और इस टूटने से ऊर्जा निकलती है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी बनते हैं। यही ऊर्जा हमारे जीवन की गाड़ी को चलाती है। ये प्रक्रिया सिर्फ इंसानों या जानवरों में ही नहीं बल्कि पौधों में भी होती है।
हाँ, पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं जिससे वो अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वो भी हमारी तरह श्वसन ही करते हैं। पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। खासकर रात के समय जब प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी जीवित प्राणियों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो छोटा सा बैक्टीरिया हो या विशालकाय हाथी। ऊर्जा उत्पादन के अलावा श्वसन से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड भी पौधों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे वो प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक चक्र की तरह चलता रहता है। हमारे शरीर में ये ऊर्जा ATP नामक अणुओं में जमा होती है और जब भी शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है ये ATP टूटकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो श्वसन एक बहुत ही मुनज़्ज़म और कुशल प्रक्रिया है जो प्रकृति ने हमें दी है ताकि हम जीवित रह सकें और अपने सभी कार्य कर सकें। तो इस सवाल का जवाब कि शरीर में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो है श्वसन। इसे अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। ये जैव प्रक्रम चैप्टर का एक मूल कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप जिंदा कैसे हैं, तो आप कह सकते हैं कि श्वसन की वजह से, क्योंकि यही हमें वो ऊर्जा देता है जिससे हमारा दिल धड़कता है, हमारा दिमाग सोचता है और हम अपने सारे काम कर पाते हैं। तो श्वसन को सलाम। 7वां सवाल बहुत ही मौलिक है और इसका जवाब भी उतना ही मौलिक है। सवाल है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? और दोस्तों, इसका जवाब है श्वसन। जी हाँ, श्वसन वो प्रक्रिया है जिसके बिना कोई भी जीव, चाहे वो कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा, कितना भी सरल हो या कितना भी जटिल, जीवित नहीं रह सकता। ये जीवन की सबसे बुनियादी जरूरतों में से एक है, जैसे हवा और पानी। हमने अभी पिछले सवाल में भी श्वसन की बात की थी कि ये ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है। अब सोचिए, अगर ऊर्जा ही नहीं होगी तो कोई भी जैविक क्रिया कैसे होगी? दिल कैसे धड़केगा? कोशिकाएं कैसे काम करेंगी? दिमाग कैसे सोचेगा? सब कुछ ठप पड़ जाएगा। इसीलिए श्वसन हर जीवित कोशिका के लिए, हर जीवित जीव के लिए अनिवार्य है। ये वो धागा है जो सभी जीवों को एक साथ पिरोता है, चाहे वो एक कोशीय अमीबा हो या हम इंसान या फिर पेड़ पौधे। कुछ जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं, जिसे वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जैसे हम और अधिकांश जानवर और पौधे। इसमें ग्लूकोज पूरी तरह से टूटता है और ज्यादा ऊर्जा निकलती है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकते हैं, जिसे अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया और यीस्ट। इसमें ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूटता और कम ऊर्जा निकलती है, लेकिन फिर भी ये उन्हें जीवित रखने के लिए काफी होती है। तो चाहे तरीका कोई भी हो, वायवीय या अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया हर जीव में होती ही है। ये जीवन का एक सार्वभौमिक सत्य है। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया ही कर सकते हैं। पाचन सिर्फ उन्हीं जीवों में होता है जो जटिल भोजन खाते हैं, लेकिन श्वसन तो सबको करना पड़ता है। ये एक ऐसी कॉमन कड़ी है जो जीवन के हर रूप को जोड़ती है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए इस सवाल का जवाब कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, बिना किसी संदेह के श्वसन है। इसे अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह बैठा लीजिए। ये सिर्फ एक परीक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि जीवन के बारे में एक गहरी समझ है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप प्रकृति और जीवन की जटिलता और सुंदरता को और भी बेहतर तरीके से सराह पाते हैं। तो श्वसन को कभी मत भूलना, ये बहुत खास है। 8वां सवाल, मैग्नीशियम कहाँ मिलेगा? 8वें सवाल पर आते हैं, जो पौधों की दुनिया से एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है। सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है? और इसका जवाब है क्लोरोफिल में। जी हाँ, वही क्लोरोफिल जो पत्तियों को हरा रंग देता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। मैग्नीशियम इस क्लोरोफिल अणु का एक केंद्रीय हिस्सा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। क्लोरोफिल पौधों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये तो आप जानते ही हैं। इसी की मदद से पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, जिससे वो अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। अगर क्लोरोफिल न हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे और हम इंसानों और जानवरों को भी भोजन और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो क्लोरोफिल पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है और इस जरूरी क्लोरोफिल का एक जरूरी हिस्सा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल अणु के केंद्र में स्थित होता है और प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है। अगर पौधे को मिट्टी से पर्याप्त मैग्नीशियम न मिले तो क्लोरोफिल ठीक से नहीं बन पाएगा। इसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, खासकर शिराओं के बीच का हिस्सा, क्योंकि क्लोरोफिल कम होने लगता है।
इसे क्लोरोसिस कहते हैं। इससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है और उसकी भोजन बनाने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए किसान अपनी फसलों को अच्छी पैदावार के लिए ऐसे उर्वरक भी देते हैं जिनमें मैग्नीशियम मौजूद हो, ताकि पौधों को इसकी कमी न हो। ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी पौधों को इसकी बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत नहीं होती, लेकिन जितनी जरूरत होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे हमारे भोजन में विटामिन्स और मिनरल्स की थोड़ी मात्रा जरूरी होती है, वैसे ही पौधों के लिए मैग्नीशियम। तो इस सवाल का जवाब कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, वो है क्लोरोफिल में। इसे याद रखना बहुत आसान है। एम से मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल के मिडल में, केंद्र में। ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको जवाब याद रखने में मदद कर सकती हैं। तो जब भी आप किसी हरे पत्ते को देखें तो याद कीजिएगा कि उसके हरे रंग के पीछे मैग्नीशियम का भी हाथ है। ये प्रकृति का एक और कमाल है। 9वां सवाल, हमारे दिल में कितने कमरे। अब 9वां सवाल, जो हमारे शरीर के सबसे मेहनती अंग हमारे दिल यानी हृदय से जुड़ा है। सवाल है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, और इसका जवाब है 4 वेश्म या 4 चैम्बर। जी हां, हमारे छोटे से दिल में 4 अलग अलग खाने या कमरे होते हैं जो खून को सही दिशा में पंप करने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। ये 4 वेश्म मिलकर एक अद्भुत पंपिंग सिस्टम बनाते हैं जो हमारे पूरे शरीर में खून पहुंचाता है। ये 4 वेश्म कौन कौन से हैं? ऊपर के 2 वेश्मों को अलिंद, एट्रिया कहते हैं, दाहिना अलिंद और बायां अलिंद। और नीचे के 2 वेश्मों को निलय, वेंट्रिकल्स कहते हैं, दाहिना निलय और बायां निलय। दाहिना अलिंद शरीर से आया हुआ अशुद्ध रक्त, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, इकट्ठा करता है और उसे दाहिने निलय में भेजता है। फिर दाहिना निलय इस अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजता है, ताकि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए और ऑक्सीजन मिल जाए। दूसरी तरफ बायां अलिंद फेफड़ों से आया हुआ शुद्ध रक्त, जिसमें ऑक्सीजन भरपूर होती है, इकट्ठा करता है और उसे बाएं निलय में भेजता है। बायां निलय सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसे इस शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पंप करना होता है, सिर से लेकर पैर तक। इन वेश्मों के बीच में वॉल्व भी होते हैं जो खून को गलत दिशा में बहने से रोकते हैं। ये पूरा सिस्टम इतनी सटीकता से काम करता है कि हमें पता भी नहीं चलता। 4 वेश्मों वाला हृदय स्तनधारियों जैसे हम इंसान और पक्षियों में पाया जाता है। ये बहुत ही कुशल प्रणाली है, क्योंकि ये अशुद्ध और शुद्ध रक्त को पूरी तरह से अलग रखती है। इससे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जो हमारे गर्म खून वाले शरीर और ज्यादा ऊर्जा की जरूरतों के लिए आवश्यक है। मछलियों में 2 वेश्म होते हैं, और उभयचरों जैसे मेंढक और अधिकांश सरीसृपों जैसे सांप, छिपकली में 3 वेश्म होते हैं। तो हमारे 4 वेश्म हमें एक तरह से ज्यादा एडवांस्ड बनाते हैं। तो याद रखिए, मानव हृदय में 4 वेश्म होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। ये चारों मिलकर हमारे जीवन को चलाते हैं, हर धड़कन के साथ। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, और इसका जवाब जानना बहुत बेसिक और जरूरी है। जब आप अपने दिल की धड़कन सुने तो याद कीजिएगा कि उसके अंदर ये 4 कमरे कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। ये सचमुच कुदरत का एक करिश्मा है जो हमारे सीने में धड़कता रहता है। 10वां सवाल, प्रकाश संश्लेषण से क्या मिलता है। और अब हम आ गए हैं आज के आखिरी यानी 10वें सवाल पर। यह सवाल फिर से पौधों से जुड़ा है और उनकी सबसे महत्वपूर्ण क्रिया से। सवाल है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। और इसका सीधा सा जवाब है ग्लूकोज। जी हाँ, पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वो अपने लिए भोजन बनाते हैं, और वो भोजन ग्लूकोज के रूप में होता है। ये ग्लूकोज ही उनकी ऊर्जा का स्रोत है, और हमारे भोजन का भी। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी जो वो जड़ों से लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो हवा से लेते हैं, का उपयोग करके क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये ऑक्सीजन तो वो हवा में छोड़ देते हैं, जो हमारे सांस लेने के काम आती है, और जो ग्लूकोज बनता है उसे पौधे अपनी वृद्धि और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से पौधों की रसोई है, जहां वो अपना खाना खुद पकाते हैं। ये ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, एक सरल शर्करा। पौधे इस ग्लूकोज को तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसे स्टार्च के रूप में जमा करके रख सकते हैं, ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर काम आ सके। जैसे हम अपने घर में अनाज स्टोर करके रखते हैं। जब हम पौधे या उनके फल, सब्जियां, अनाज खाते हैं तो हमें यही ग्लूकोज या स्टार्च मिलता है, जो हमारे शरीर में जाकर हमें ऊर्जा देता है। तो हम भी सीधे सीधे पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर ही निर्भर हैं। सोचिए, अगर पौधे प्रकाश संश्लेषण न करें तो क्या होगा। न तो उन्हें भोजन मिलेगा, न हमें, और न ही हवा में ऑक्सीजन बनेगी। पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण इस ग्रह की सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं में से एक है। यह सिर्फ पौधों के लिए नहीं,
बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जीवनदायिनी प्रक्रिया है। ये सूरज की रोशनी को जीवन ऊर्जा में बदलने का काम करती है। तो इस सवाल का जवाब कि प्रकाश संश्लेषण से क्या मिलता है, वो है ग्लूकोज। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ग्लूकोज C17O6 वो अणु है जो पौधों को शक्ति देता है और अप्रत्यक्ष रूप से हमें भी। ये जैव प्रक्रम का एक और कॉर्नरस्टोन कॉन्सेप्ट है। जब भी आप धूप में किसी पौधे को देखें तो सोचिएगा कि वो कितनी मेहनत से हम सबके लिए भोजन और ऑक्सीजन बना रहा है। ये सच में अद्भुत है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए, ये तो बस कुछ नमूने थे। जैव प्रक्रम चैप्टर बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है। हर एक टॉपिक को गहराई से समझना जरूरी है, लेकिन इन सवालों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तरह के सवाल आते हैं और उन्हें कैसे समझना है। याद रखिए, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। परीक्षा कोई हवा नहीं है, बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए, नोट्स बनाइए और सबसे जरूरी पुराने क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कीजिए। इससे आपको पैटर्न भी समझ आएगा और टाइम मैनेजमेंट भी। और हाँ, घबराना बिल्कुल नहीं है। आत्मविश्वास रखिए, आपने जो पढ़ा है वो आपको याद रहेगा। अगर कोई सवाल मुश्किल लगे तो उसे छोड़कर आगे बढ़िए। बाद में समय मिले तो वापस आकर देखिए। स्टूडेंट टॉक हमेशा आपके साथ है, आपकी मदद के लिए। तो मेरी तरफ से और पूरी स्टूडेंट टॉक टीम की तरफ से आपको आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जाइए और अपना बेस्ट दीजिए। हमें पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। और हाँ, एग्जाम के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ और ये वीडियो आपके कितने काम आया। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।